जिंदगी तेरे रूप भी निराले हैं, होठों पर लतीफे और दिल में छाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पहले जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता। नारी कभी ना हारी। तो बस उसी तरह से मेरा भी बचपन जो था थोड़ा सा संघर्ष में ही रहा। 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। नाचने का शौक रहा। जी जी, सिल्वर मेडल से लेकर आज आप राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच गई। बाल विवाह हो गया, मैं मानती हूँ। तो परिवार का माहौल उस टाइम पे किस तरह का था? स्टेज पे नहीं नाचना, ये वही पुराने विचार जो थे सबके वही थे। हालांकि मेरे ससुराल वाले यूपी के थे। शो करने लग गए थे उस टाइम पे? करते नहीं, मैं इस वक्त में शो नहीं कर रही थी। ये मेरे ससुराल वाले यूपी के थे जी, आगरे के थे, तो उतना नहीं था, राजस्थानी माहौल नहीं था। सिखा तो रहे थे, लेकिन आपने सीखा कहाँ से? सम्मान और ये मैं जो आज मैं जिस जगह हूँ, मैं मेरे गुरु जी को देना चाहूँगी कि अगर आज वो मुझे आगे नहीं लाते तो शायद मैं इस जगह नहीं होती। स्ट्रगल करके नई राहें चुनी। 92 में मेरा एक एक्सपायर हो गया था, मेरा सन छोटा वाला। हाँ। और 93 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। मुझे तो कमाने जाना ही जाना था, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब सब कुछ एक तरह से ख़त्म हो गया। कथक गुरु तो रही हैं, साथ में एक बहुत अच्छी बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेत्री भी रही हैं। तो बड़ा टफ था मेरे लिए, लेकिन उसको मैंने निभाया और फिर उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया और अब उपाधि दी मुझे, और कई उपाधियों से अभी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। सचमुच वैसा ही है बॉलीवुड हॉलीवुड जैसा हम बाहरी दुनिया में देख रहे हैं, या कुछ अलग है वहाँ पर? फिल्म लाइन बिल्कुल अलग है जी, थिएटर बिल्कुल अलग है, और लाइव जो हमारी परफॉर्मेंसेस होती है वो बिल्कुल अलग है जी। इनका अगर ज्ञान एक संगीतकार को या किसी गुरु को हो जाता है तो देखिए परिपूर्ण तो कभी कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज की दो लाइनें कि जिंदगी तेरे रूप भी निराले हैं, कि जिंदगी तेरे रूप भी निराले हैं, होठों पर लतीफे और दिल में छाले हैं, होठों पर लतीफे और दिल में छाले हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से एक नई राहें में हम मिल रहे हैं। आज हमारे बीच में है उषा श्री जी। नमस्कार मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपको सुनकर हमारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा सर्च किया है मैंने, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप हमारे दर्शकों को मोटिवेट करेंगे। तो मैम, मैं शुरुआत में पहले आपका स्वागत तो करना ही चाहूँगी, साथ में आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पहले जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता और कैसा रहा आपका बचपन। नमस्कार मेरे दर्शकों को, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे याद किया, और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। मैं स्नेहा जी आपको क्या बताऊं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नारी कभी ना हारी, तो बस उसी तरह से मेरा भी बचपन जो था थोड़ा सा संघर्ष में ही रहा। तकरीबन जहाँ तक देखा जाए तो मैं बहुत अच्छे उच्च परिवार में मेरा जन्म हुआ। मंदिर था जिस जगह मेरा जन्म हुआ, और मेरे जो पिता थे वो जागीरदार थे जी। तो जैसा आपने देखा कि पहले के ज़माने में जागीरदार हुआ करते थे, दान में मंदिर दिया करते थे, और वो तो ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली रही, किंतु वहाँ कुछ शुरू से ऐसा रहा था कि परिस्थितियों को देखते हुए कि मेरे फादर का देहांत थोड़ा जल्दी हो गया था, 60 के करीब ही हो गया था। तो मेरी मदर के हम लोग 7 ब्रदर सिस्टर थे जी। तो हम लोगों को आप जान सकते हैं कि मदर को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन कुछ जागीरदारी की वजह से, कुछ हम लोगों का गांव से सामान आना करना, तो उसकी वजह से कुछ किराए के हम लोगों के मकान थे, तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा जीवन आगे बढ़ता रहा। मम्मी ने जो भी पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन ये था कि हमारी बड़ी परिस्थिति ऐसी थी कि माँ के सामने कि हमारे 7 बच्चों को पालना, उसमें हम 3 लड़कियां, तो आप समझ सकते हैं कि 3 लड़कियों के लिए तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी। उनको ये था कि लड़कियां जवान हो रही हैं और मैं जल्दी से जल्दी इनको विदा करूं। तो सबसे ज़्यादा शायद उनको मेरी ही चिंता थी, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि मुझे कुछ करना है, कूदना है, फांदना है, शुरू से नृत्य की शौकीन होना, खाना पीना नहीं खाना, लेकिन बस यही सब करना। तो उनको ये था कि ये चंचल ज़्यादा है जी, तो जल्दी से जल्दी जो है हम इसको जो है विदा करें। कुछ लकीली ऐसा हुआ कि मेरा रिश्ता मांगने के आ गया, मांग के ही कि भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमें दे दीजिए। तो बड़ी अच्छी हेल्थ वेल्थ रहा करती थी, बहुत अच्छी रहा करती थी। तो 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई जी। मैम, 16 साल की उम्र में जब शादी हुई आपकी, तो उस समय तो बाल विवाह मुझे लगता है कि प्रतिबंध था उसके टाइम पे, और
जैसा मैं आपके अचीवमेंट के बारे में भी जानती हूँ कि आप आज एक बहुत बड़े स्तर पे हैं, लेकिन अभी हम उस बात पे आएंगे धीरे धीरे। हमारे दर्शक आपको सुनेंगे और तभी हम चाहते हैं कि आपके बारे में परत दर परत हम खोलें और बताएं दर्शकों को कि आप क्या हैं। और वैसे आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, दर्शक बहुत सारे जानते हैं। तो 16 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, तो आपको उस समय ऐसा नहीं रहा कि पब्लिक ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो या बाल विवाह हो रहा है तो प्रतिबंध था? नहीं, एक्चुअल में क्या उस समय स्नेहा जी ऐसा था नहीं कि गांव में ज़्यादा था ये प्रचार, शहरों में नहीं था। तो उस समय 16, मतलब मान के चलिए कि 16 साल ख़त्म होकर 17 लगना वही वाला था, बस 1-2 महीने का ही था। तो और मैं 10th में थी जी, ये देख लीजिए, और 11th में मैं आई थी। तो ये एजुकेशन का भी ये था कि मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, कि हमारा तो सिर्फ नाचने में मन लगता था। तो खैर किसी तरह से वो हायर सेकेंडरी हमारे आते आते हमारी शादी हो गई। और ये पहला आप जानते हैं 10+2 नहीं हुआ करता था, पहले तो हायर सेकेंडरी ये सब होता था। उसके बाद में जिस परिवार में मैं गई, तो उस परिवार में भी यही था कि ये वो तो जानते ही नहीं थे दूर दूर तक कि भी ये सब चीज़ें करानी है। या हाँ, एजुकेशन के लिए भी मैंने बहुत मशक्क़त करके ये किया कि भी मैं आगे कुछ करूं, ग्रेजुएशन तो करूं, कुछ और तो करूं, ये करके। तो खैर किसी तरह से मुझे पढ़ाई की अनुमति तो मिल गई। साल 1.5 साल तो थोड़ा रहा, उसके बाद में आप समझिए कि मैं 20 साल की हुई तब तक तो मेरे 2 बच्चे हो गए। तो अब 2 बच्चों को पालन पोषण में शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम आई कि तो भाई कैसे करनी है पढ़ाई, क्या करनी है। खैर किसी तरह से उसको मैं गिरते पड़ते उसको मैंने ग्रेजुएशन किया उसका। मैं बीच में टोकना चाहूंगी, अभी आपने बोला कि मुझे नाचने का शौक रहा, जी ऐसा कुछ आपने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो बिल्कुल। आपको बचपन से ही शौक था नृत्य करने का? हाँ, ये स्नेहा जी बहुत अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई है कहने से। मैं बहुत छोटी थी, मेरे को 2nd क्लास में थी, तो उस वक्त जयनारायण व्यास मंत्री हुआ करते थे। तो मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो स्कूल में भी कुछ ये था कि भाई ये बच्ची टैलेंटेड है, ये डांस, इसको एक डांस करवाया जाए। तो उस वक्त मैंने जब किया तो मेरे फादर जिंदा थे, तो जयनारायण व्यास ने मुझे उस वक्त सम्मानित किया, छोटी सी बच्ची को एक सिल्वर मेडल देके। तो मुझे कई बार मेरे इंटरव्यू में ये होता है कि सिल्वर मेडल से लेकर आज आप राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच गई, तो ये एक बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो उसी से मेरी कुछ ऐसी लगन थी तभी से ही, तो वो सिल्वर मेडल मुझे यहाँ तक ले आया, आप देख लीजिए। तो इस तरह से मेरा ये यात्रा थी ऐसी कि वो चलती ही रही। आपको नृत्य पसंद था तो वो चलता ही रहा। उसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जी, लेकिन आखिर मंजिल मुझे उसी में मिली। जी। तो शादी के बाद आप बता रहे हैं कि 20 साल की उम्र में आपके 2 बच्चे हो गए, और आपके हस्बैंड क्या करते थे और क्या आपका परिवार का माहौल था उस टाइम पे? क्योंकि जब बाल विवाह हो गया, मैं मानती हूँ, तो परिवार का माहौल उस टाइम पे किस तरह का था? देखिए, बिल्ड बहुत अच्छी थी, कोई कहता नहीं था कि ये 17 की है या 16 की है। बहुत अच्छी हेल्थ थी, तो कोई मानता ही नहीं था कि 22, 23, 24, 25 से होगी। तो लेकिन माहौल अच्छा था। ससुराल में ऐसा नहीं था कि काफ़ी लकी रही मैं इस मामले में, ठीक था, बहुत अच्छा। तो काफ़ी कुछ जिद करके मुझे लगा कि मैं किसी तरह से मेरे क्षेत्र में कैसे जाऊं मैं, तो बच्चों को भी संभालना है। लेकिन हमारा था कि पारिवारिक जो था सारा हमारा एक साथ ही रहते थे, तो ज़्यादा मुझे इतना दिक्कत नहीं आई। तो बस ये था कि स्टेज ज्वाइन नहीं करनी है आपको, हाँ, नाचना नहीं, स्टेज पे नहीं नाचना, कि वही पुराने विचार जो थे सबके वही थे। हालांकि मेरे ससुराल वाले यूपी के थे। शो करने लग गए थे उस टाइम पे? करते नहीं, मैं उस वक्त में शो नहीं कर रही थी। ये मेरे ससुराल वाले यूपी के थे, आगरे के थे, तो उतना नहीं था, राजस्थानी माहौल नहीं था। तो काफ़ी कुछ ये, तो फिर मेरे सब लोगों ने, ब्रदर इन लॉ ने, उन्होंने कहा भाई इसकी कुछ इच्छा है, हमेशा ये कहती है मुझे कुछ करने दें, कुछ करने दें। तो आप बिलीव करेंगे कि मुझे 17 साल की उम्र में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने जो कहा, परमिशन जो दी, मुझे कहा कि ठीक है, पास में एक गूंगे बैलों का स्कूल है, तुम उसमें सिखाने जा सकती हो। तो ये अपना था पोदार, जो 3 मूर्ति पर है, डेफ एंड डम स्कूल। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मुझे तो निकलना है किसी भी तरह से। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा, मैं जाऊँगी। और मैं वहाँ, मैंने स्नेहा जी 9 साल मैंने निःशुल्क ट्रेनिंग दी उन बच्चों को। और वहाँ जब निःशुल्क ट्रेनिंग किया और उनका मैंने एक शो कराया रविंद्र मंच पे, तो उम्र बढ़ती गई और मैं काम करती गई। तो वहाँ जब शो कराया तो गवर्नर साहब भी आए थे, तो हमने उनको बाद में ये बताया कि ये जो बच्चे हैं ये विशेष बच्चे हैं, और ये जो हमारे दूसरे बच्चे जो हैं वो विशेष नहीं है। उनके साथ मैंने उनको एक घूमर नृत्य तैयार करवाया। तो बाद में उन्होंने कहा, हमने उनको बाद में बताया कि ये वो बच्चे थे, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया मुझे और बहुत ही सराहा और कहा कि आप इसी तरह से करते रहिए आगे।
और 9 साल मैंने उनको निःशुल्क ट्रेनिंग करा, उन्होंने बहुत सम्मान किया मेरा, और फिर मतलब मेरी आपका कुछ जीवन यात्रा चल पहले पड़ी। सोशल से ही चालू हुआ, सामाजिक कार्य से ही चालू हो हाँ गया। बिल्कुल, फिर वहाँ से मैंने फिर धीरे धीरे घर में सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप सिखाना ही चाहती हैं, आप तो घर में सिखाओ। जी। घर में सिखाना शुरू किया, फिर ऐसे करते करते घर में चलता रहा। तो फिर मैं लगा जरा सा ये पूछना चाहूंगी कि बीच में कि आपको सिखा तो रहे थे, लेकिन आपने सीखा कहाँ से? मैं एक्चुअल में स्नेहा जी, मैं जब स्कूल में थी, जी। आपने देखा होगा कि महाराजा मल्टीपर्पज़ स्कूल है या छोटी चौपड़ पे हमारे जी, जयपुर जी, में, बिल्कुल। तो वहाँ हम लोग एक साथ, मैं, इला अरुण, रंजना चौधरी, हम सब एक स्कूल के हैं। जी। तो इला और मैं, हम लोग ज़्यादातर डांस में पार्ट लिया करते थे। तो मेरे गुरुजी थे बालमुन शाह जी, तो वो ये चाहते थे कि ये बच्ची आर्टिस्ट बने। जी। शुरू से ही था। वो मेरी मदर के यहाँ भी पहुँच जाते थे, वो मना करती थी, तो मेरे दोनों हाथ बांध के मुझे बंद कर दिया जाता था कमरे में, खाना नहीं दिया जाता था कि तुम फंक्शन में नहीं जाओगी, हाँ बिल्कुल जाना ही नहीं है, आप डांस करना ही नहीं है। तो वहाँ से वो गुरुजी मेरे साथ लगे रहे। शादी के बाद भी वो ससुराल में भी हमारा उनका अच्छा आना जाना रहा कि इस बच्ची को भेजिए, इस बच्ची को भेजिए। तो मैं ये सम्मान और ये मैं जो आज मैं जिस जगह हूँ, मैं मेरे गुरुजी को देना चाहूँगी कि अगर आज वो मुझे आगे नहीं लाते तो शायद मैं इस जगह नहीं होती। फिर कुछ स्नेहा जी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये राजस्थानी फोक और ये जो छोटे मोटे जो डांस है, इनसे काम चलेगा नहीं जी। तो मुझे कुछ और अच्छा सीखना चाहिए। तो उस वक्त मेरे दिमाग में था कि एक कथक करके डांस हुआ करता है, जी। तो क्यों ना मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। तो उसको मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि इसके इतने कोर्स हैं, इतना हाई है, इतना ये है। तो मैं अपने घुंघरू लेके और सीखने जाती थी। तो उसी के बीच में मैं झूठ बोल के, और वहाँ बाबूलाल जी पाटनी साहब हुआ करते थे जिन्होंने कथक की स्थापना की, तो वो महावीर स्कूल में पहले चलाते थे। तो मैं छुप के आधा घंटा 15 मिनट उनके यहाँ चली जाती थी। फीस नहीं लेते थे वो। उसके बाद वो हिंद होटल में आ गए, तो मैं पीहर रहने 3-4 दिन आती, तो फिर मैं चली जाती घुंघरू लेके अपने चुपचाप छुपा के, तो वहाँ थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद कथक केंद्र ज्वाइन किया। तो ऐसे करके फिर इन लोगों को पता लगने लगा कि भाई ये सीखने भी जाने लग गई है, ये नहीं है। फिर वो नॉर्मल उन्होंने कुछ कहा ठीक है इसको जाने दो। उसके बाद तभी लगा कि भाई डिप्लोमा वगैरह जब तक नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, ये तो कथक तो बहुत हार्ड थ्योरी है, ये है वो है। फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिर डिप्लोमास किए। फिर अपनी 85 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डाल दी। अच्छा। 85 में जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन डाली तो मुझे पर्यटन विभाग की तरफ से मुझे न्योता आया जी। उस वक्त नीलिमा जौहरी हुआ करती थी IAS जी। तो उन्होंने कहा कि मैम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ राजस्थानी फोक और ये सब आप देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आप यहाँ का पर्यटन विभाग का वो भर दीजिए। तो मैंने कहा तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैंने वहाँ से ये गुलाबों को आप देख लीजिए, मैंने 50-50 रुपये में काम कराया है, बिल्कुल जिसको पाती लगे कपड़ों में उठा के ले जाती थी, बिल्कुल कि नहीं तू चल फूंक देती हुई चूल्हे में। बच्ची इसकी बड़ी बच्ची छोटी सी थी बिल्कुल, ये मेरे साथ जाती। और भी बहुत सारे कलाकार हम लोग फोक करते और घूमर करते, क्योंकि राजस्थान पर्यटन विभाग तो राजस्थानी फोक ही मांगता था। इस तरह से हम लोगों ने फोक और कथक को दोनों का समावेश हम लोगों ने करके इसको हमने इस विधा को आगे बढ़ाया। और 85 में जो ऑर्गेनाइजेशन डाली तो मुझे राजस्थान टूरिज्म से मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि जगह जगह में शोज़ करने लगी। तो कलकत्ता जाने लगी, बॉम्बे जाने लगी, साउथ में जाने लगी, 3 बार साउथ में गई। वहाँ पे आपके ससुराल वाले हाँ, तो वो मान गए होंगे कि हाँ इसको जो करना है वो करेंगी। हाँ, उसके बाद घर वालों ने भी फिर परमिशन दे दी, क्योंकि कुछ कमर्शियल प्रोफेशनल लेवल पे मैं आ चुकी थी उस वक्त तक। तो क्योंकि हालांकि हम लोगों को मेहनताना कम मिलता था, लेकिन एक रजिस्टर्ड संस्था के साथ जुड़ चुके थे जी। जो राजस्थान टूरिज्म के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात थी जी। उसके बाद हम लोग DPR से जुड़ गए। तो कौन सा ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब थोड़ा सा मैं ना हार गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, या मैं एक रुकावट सी मान लीजिए आप, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं है अब लाइफ में, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इस तरह की कोई चीज़ हुई और फिर आपने बाद में उसके लिए स्ट्रगल करके नई राहें चुनी हो? हाँ स्नेहा जी, बिल्कुल सही है कि स्ट्रगल तो मैंने काफ़ी किया है, क्योंकि 92 में मेरा एक एक्सपायर हो गया था मेरा सन, छोटा वाला, और 93 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और उस वक्त मैं अपने घर से अलग हो चुकी थी। पारिवारिक जो हमारा पूरा एक संगठन था जिसमें हम रहा करते थे, थोड़ा सपोर्ट था,
लेकिन उसके बाद में जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो हम लोग अलग हो चुके थे, अलग रहने लगे थे, क्योंकि हमारे परिवार में इतना वो नहीं था कि मैं इतना कमा भी सकूं या अपने घर को चला सकूं। और मुझे मेरा स्वाभिमान और मेरा अभिमान, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि स्वाभिमान तो खोना मत बेटा और अभिमान करना मत। और यही मैं अपने शिष्यों को देती हूँ। गुरु पूर्णिमा का फंक्शन होता है, मैं उनको यही बताती हूँ कि आपको, हमारी एक प्रसादी होती है लोहे के चने चबाना जी। इसी प्रसादी में हमारे यहाँ गुड़ और चने, गुरु पूर्णिमा पे ये शिष्य को हम अपने हाथ से एक लड्डू बना के छोटा सा खिलाते हैं। उसका मतलब यही होता है कि आप कितना भी संघर्ष करें लेकिन आप ईमानदारी रखें, ऑनेस्टी रखें, लेकिन बेईमानी से हमको अपना जीवन नहीं चलाना है जी। तो वो हमें गुरुओं ने शिक्षा दी थी जी। तो जब मैं अलग हो गई घर से तो, और ये जब हमें तब ये चीज़ हुई, मतलब आप बिलीव करेंगे कि मुझे तो कमाने जाना ही जाना था। तो उस वक्त मुझे लगा कि अब सब कुछ एक तरह से ख़त्म हो गया। जो कुछ मैं करना चाहती थी, जितना मैं आगे आना चाहती थी, तो वो सब मेरे लिए काफ़ी कुछ थम सा गया। आपकी उम्र क्या रही होगी मैम जब आपके बेटा और आपके हस्बैंड एक्सपायर? अब देख लीजिए, मैं 40 के करीब आ चुकी थी। हाँ, तो वो एक ऐसा जीवन था 38-40 के बीच जिस समय जीवन साथी की भी जरूरत थी और जी हाँ, बच्चा चला जाना भी एक बहुत बड़ा, वो एक बहुत बड़ा था। और हस्बैंड का भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हालांकि मुझे कभी खैर इन चीज़ों के, वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन चीज़ों में, लेकिन कभी भी वो मना नहीं करते थे कि आप जाइए करिए जो भी था। लेकिन वो एक टाइम इतना ख़राब टाइम था कि आप सोचिए कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैं अपने घर से कुछ भी लेके नहीं निकली थी। मुझे ये था कि सिर्फ मुझे किराए का मकान लेकर रहना है। तो मेरी मदर ने कहा आप मेरे पास रहो यहाँ के। मैं कहा नहीं, मैं अगर यहाँ रह गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो MGD स्कूल से मेरे लिए बुलावा आया कि मैम आप यहाँ 2 घंटे की क्लास हमारी लीजिए। थोड़ा नाम हो चुका था मेरा। तो मैंने कहा मैम एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर मैंने आपके यहाँ 2 घंटे की भी क्लास ले ली ना, या मैं यहाँ टीचर में आ गई ना, तो मैं कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाऊँगी। हाँ, मैं यहीं रुक जाऊंगी, मैं टीचर बन के फिर टीचर ही रह जाऊंगी। हालांकि मैं अभी भी गुरु हूँ तो टीचर ही हूँ जो भी है, लेकिन मैं जो आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और बिलीव करेंगे कि मैं 5 साल बाद उसी MGD में दीप प्रज्वलित करने के लिए गई। मैं बहुत अच्छी बात। तभी तो मैंने कहा आपने अपनी नई राहें फिर चुनी। हाँ, फिर स्ट्रगल के बाद भी वापस मैं खड़ी हुई हिम्मत करके। और उसके बाद तकरीबन आप देख लीजिए राजस्थान कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी में दीप प्रज्वलित किया। जी जी बिल्कुल। मैं जितना आपको सर्च कर पाई हूँ, जितना आपके बारे में जान पाई हूँ कि आप कथक गुरु तो रही हैं, साथ में एक बहुत अच्छी बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेत्री भी रही हैं। तो मैं आपके बारे में सर्च किया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी मूवी और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने की है, जिसमें करण अर्जुन भी है, अभी रिसेंटली फाइटर भी आई है, डिम्पल कपाड़िया जी के साथ भी आपने काम किया है, और भी बहुत सारी मूवी सीरियल में आपने काम किया है। तो आप शुरुआत ये आपके एकदम नृत्य से फिल्म दुनिया में कैसे हुई और क्या कारण रहा इसका? हाँ स्नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मुझे जो स्ट्रगल मैं कर रही थी लाइफ में, और एक बच्चा मेरे साथ था तो उसको भी बनाना था। और मुझे, आप जानते हैं कि घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा कि उस समय इतना पैसा मिलता नहीं था, शोज़ वगैरह में इनमें किसी में भी इतना नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि मुझे एक विधा कोई और भी पकड़नी चाहिए। मुझे थोड़ा अभिनय का शौक़ मुझे इस तरह नहीं लगा था। कैसे लगा था कि मैं जब 16 साल की, जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त हमारे पुराने मकान हुआ करते हैं, छोटी छोटी सी खिड़कियाँ होती हैं, उनमें से झरोके जैसे छोटे छोटे से। तो उस समय सपनों का सौदागर बन रही थी। राज कपूर जी साहब हेमा मालिनी जी को लेके आए थे। तो हवा महल के सामने बिल्कुल मेरा पेरेंटल हाउस है। तो मैं काली साड़ी पहन के और बाल खुले हुए उसमें से देख रही थी। तो मैंने कहा ये हेमा जी कितनी सुंदर हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे थे और राज कपूर जी मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि भाई ये लड़की कौन है? तो उन्होंने कहा मैं, मेरी बच्ची है। बोले इसको फिल्म लाइन में दे देंगे आप? तो उस समय उन्होंने मांगा तो मेरे तो वैसे ही, और फिल्म लाइन में, तो मम्मी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ फिल्म लाइन वगैरह का काम नहीं होता है। उस समय अच्छा नहीं समझते तो थे। अच्छा भी नहीं समझते, और हमारे परिवार इस तरह के नहीं है। तो वो एक अभिनय वाली चीज़ मेरे दिमाग में तब से आ गई थी। अच्छा। लेकिन ये जो स्ट्रगल था, शादी विवाह थे, पारिवारिक जीवन था, इन सबको पार करती हुई, तो उसको वक्त फिर मेरे को लगा कि मुझे रविंद्र मंच का पहला शो हमारा था स्कूल से, जब ये मंच बना पहला शो, तो मुझे जब थिएटर पे मैं गई तो मुझे लगा आज मैं थिएटर पे भी आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया। तो थिएटर ज्वाइन किया तो अच्छे निर्देशक जो थे उनके अंडर में काम किया। अशोक राय जी के साथ किया, राम साई जी के साथ किया, इलियास जी के साथ किया।
काफ़ी कुछ थोड़ा थिएटर किया। उसके बाद एक मुझे बहुत अच्छा चांस मिला, ये जो दिल्ली से DPR अपना सूचना प्रसार मंत्री जो हैं वहाँ, वो सॉरी डायरेक्टर है वहाँ के सूचना प्रसारण कार्यालय उसके, तो वो जयपुर में यहाँ आए। और जयपुर में आने के बाद उन्होंने रंगमंच से सब कलाकारों को चुना कि भाई दिल्ली से तो मैं ला नहीं सकता, मैं राजस्थान में ही कराऊंगा मैं। बढ़ते कदम एक बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड का शो, एक्चुअली में उसके बाद लाइट एंड साउंड का शो हुआ ही नहीं जयपुर में। तो बड़ा अच्छा चांस मुझे वहाँ मीरा का रोल मिल गया, और वो इतना कठिन रोल था लेकिन वो मैंने किया। और प्रेम मटियानी जी हमारे डायरेक्टर थे, और आतिशी जी कहाँ बुलाइए उन्हें ये भजन, और वो इतनी ऊपर मेरी मंच बना दी गई, सीढ़ी इस तरह से बना दी गई कि पीछे कुछ नहीं, खाली मुझे भजन गाते हुए आना है उतर के। तो बड़ा टफ था मेरे लिए, लेकिन उसको मैंने निभाया, और फिर उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया और अब उपाधि दी मुझे, और कई उपाधियों से अभी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। कौन सी ऐसी मूवी रही जिसने आपके दिल पे आज तक छाप छोड़ी हुई है? क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका बॉलीवुड को? जैसा आप देखते हैं रोज आमरा में सुनते हैं कलाकारों के बारे में और बहुत सारी उनकी लाइफ के बारे में, तो क्या सचमुच वैसा ही है बॉलीवुड हॉलीवुड जैसा हम बाहरी दुनिया में देख रहे हैं, या कुछ अलग है वहाँ पर? नहीं स्नेहा जी, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए फिल्म लाइन बिल्कुल अलग है जी, थिएटर बिल्कुल अलग है, और लाइव जो हमारी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो बिल्कुल अलग है जी। इनका अगर ज्ञान एक संगीतकार को या किसी गुरु को हो जाता है तो देखिए परिपूर्ण तो कभी कोई नहीं होता जी। हम लोग अभी भी शिष्य हैं, अपने आप को अभी भी शिष्य समझते हैं कि हम अभी भी बहुत कुछ सीखें। देखिए डिपेंड करता है अपने ऊपर। फिल्म लाइन में बहुत जल्दी ग्लैमर, बहुत बहुत ज़बरदस्त ग्लैमर है, जैसा आप जानते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ग्लैमर को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। जैसे कि मैं मेरी बात बताती हूँ, आज मुझे था कि मैं कभी इतने बड़े कलाकारों के साथ काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वो मंजिल पाई। तो फाइटर जैसी फिल्म मैंने दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जी और ऋतिक रोशन के साथ मैंने की, लेकिन मेरे दिल पे जो सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी मेरी करण अर्जुन में, जिसकी कि अभी 30 वर्ष का अभी फंक्शन होने जा रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी अदाकार जो है राखी जी हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। बिल्कुल, तब तो शाहरुख बहुत मतलब छोटे भी हुआ करते थे, सलमान बहुत छोटे हुआ करते थे, हम लोग पत्थरों पर बैठ जाया करते थे और इस तरह से। तो एक विलेज वुमेन का भी मेरे मिलना और मुझे उनको हाईलाइट करना कि उन्होंने कहा कि उषा जी ये जगह आपके लिए नहीं है, आप कोयला में, फिर मुझे सेकंड में भी उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मुझे काफ़ी मेरी मजबूरियां भी थी। तो यहाँ उनका मुझे इतना बड़ा एक मिलना, और सबसे बड़ी स्नेहा जी आपको बताऊं कि मैं करण अर्जुन में 1 टेक आर्टिस्ट रही, और उसके बाद मैं 3 फिल्मों में 1 टेक आर्टिस्ट रही, और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत गर्व महसूस किया। सबसे बड़ी बात अभी जो मैं फाइटर की है मैंने, तो मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत आने के बाद थिएटर वालों ने बहुत सम्मान दिया। तो क्योंकि फाइटर जैसे फिल्म के लिए बॉम्बे में आपको मालूम है हज़ारों आर्टिस्ट उतरते हैं, हज़ारों हैं, और अभी भी ऐसे हैं जो मदर और ग्रैंड मदर के रोल करने के लिए अभी भी वहाँ हैं, आशा जी जैसी, अभी उनका देहांत हो गया। और राजस्थान से, जयपुर से उषा श्री को बुलाना, और वो भी एक ऐसा रोल देना जिसकी पाकिस्तान में जिस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं वसीम को, जिसके ऊपर फिल्म बन रही है। जी। मैंने भी दरअसल आपकी मूवी देखी, फाइटर में भी आपको देखा, एक डिम्पल कपाड़िया जी की थी सास बहू ऑफ फिल्मिंग, हाँ ऐसा कुछ अभी सूर्या की है मैंने अभी, तो मैंने उसमें भी आपको देखा, और भी 1-2 मूवी मैंने देखी जो सूर्या भी सनी देओल के साथ की है। मुझे मूवीज का बहुत शौक है, तो मैं जब देखती हूँ ना तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, देखो ये उषा मैम आई हूँ, तो वो सब चीजें मैंने आपको देखी और मैं कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हुई, और मुझे लगा कि आज हमारे स्टूडियो में आपको बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपकी नई मूवीज कौन सी आने वाली हैं, कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल स्नेहा जी, अभी मैं इसी साल में मैंने तकरीबन 7 फिल्में की हैं, और अभी मेरी रिसेंट अभी आ रही है शांति निकेतन, और नानेरा मेरी आके गई, अभी उसको फिल्म फेयर अवार्ड 6 अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अभी ये OTT पे इस पे आने वाली है। फर्स्ट फिल्म मेरी OTT पे आई थी अरमान, और उसको मैं सभी से निवेदन करूंगी उसे ज़रूर देखें। बहुत अच्छी फिल्म है अरमान, और स्टोरी उसकी सीख देती है, मैसेज देती है वो। अरमान की मैंने डिम्पल कपाड़िया जी के साथ ये सास बहुरी वेब सीरीज़ है, ये वेब सीरीज़ की है मैंने। शांति निकेतन की है, अभी मैंने एक रिसेंट की अपनी क्या बोलते हैं इसको, बयान, हुमा कुरैशी जी के साथ, हुमा कुरैशी और चंद्रचूड़ जी के साथ, ये रिसेंट मैं भी करके चुकी हूँ।
और अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी चल रही है, उसकी बॉम्बे में सीन चल रहे हैं, अभी शॉर्ट चल रहे हैं अभी। तो ये फिल्में अभी मैंने रिसेंट की हैं। और अभी शांति निकेतन भी मेरी अभी डबिंग पर है, एडिटिंग और उस पर है। तो ये 4-5 फिल्में मैंने अभी बिल्कुल रिसेंट ही की हैं। सूर्या की है मैंने अभी सनी देओल जी के साथ, तो भी बहुत अच्छा मौका लगा मुझे। आप नृत्य में, बॉलीवुड में, अपनी फैमिली में, हर जगह एक्टिव, सोशल में मैं जैसा देखती हूँ कि आप एक्टिव नजर आती हैं, तो कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं सारी चीज़ों को आप लोग? ये स्नेहा जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा छीन लिया मेरे से। क्यों, क्या है कि मैं आपको बताऊं, जब भी इंटरव्यू होता है तकरीबन ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मैम इतने काम करते हुए कि आप घर को भी संभालती हैं और सारी फिल्में भी कर रही हैं, शोज़ भी कर रही हैं, जजमेंट पे भी जा रही हैं, एज ए चीफ गेस्ट भी जा रही हैं, तो ये ऐसा कैसे मैनेज कर रही हैं? स्नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि अपनी लगन और टाइम की वैल्यू को समझना। आपने अगर मुझे 2 बजे कहा है तो ठीक है, 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम उसको पहले ही उसके लिए हम पाबंद हो जाएं। तो हमें ये टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कब करना है। देखिए, हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि कर्म प्रधान है, तो कर्म प्रधान में आज मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, लेकिन मैं उस मंदिर की भी मैं पूजा छोड़ देती हूँ कर्म के लिए। मेरे अगर शिष्य आ गए और मैं मंदिर में जा रही हूँ तो पहले मैं उसको छोड़ के पहले शिष्यों की जाती हूँ, क्योंकि शिष्य मेरे उस वक्त भगवान है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं जो मैनेज करती हूँ, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं जब मुझे अगर आपके टाइम पर आना है, इंटरव्यू के लिए आना है, तो मैं दूसरा काम नहीं लूँगी। अगर मुझे मेरा शो है तो मैं दूसरा काम नहीं लूँगी। मुझे अभिनय क्षेत्र में कहीं कुछ और करना है तो मैं काम, अगर 4 दिन का मेरा शेड्यूल है फिल्म लाइन का, तो मैं कोई भी वर्क नहीं लूँगी। सिर्फ निवेदन यही करती हूँ कि भाई मुझे जहाँ तक वो जल्दी मुझे पहले पता लग जाए। और कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल अर्जेंट आ जाता है, तो अर्जेंट काम अगर मेरा नहीं है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो मैं बता देती हूँ मेरा ये शेड्यूल है, आप मुझे उसी पे लीजिएगा। तो मैं इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ कि मुझे भी तकलीफ नहीं हो और आगे वाले को भी तकलीफ नहीं हो। आपकी एक संस्था भी चल रही है, जैसा मेरी आपसे बात हुई थी अभी, तो आप उस संस्था में क्या कर रहे हैं और क्या उसका मोटिव है? स्नेहा जी, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, इसको कहना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत पॉपुलर भी है। और साथ ही एक नाम बताना चाहेंगे आप? कथक कला केंद्र। अच्छा, कथक। हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है हमारी फोक की लावणी कला केंद्र। लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन किया, मैम लावणी क्यों, ये तो महाराष्ट्रीय डांस होता है। तो मैंने उनको ये भी मैं इसीलिए बता दे रही हूँ आपको कि लावणी हमारे यहाँ जो राजस्थान में खेतों में लावणी होती है, इसलिए हमने इसका लावणी नाम रखा था, क्योंकि उस वक्त हम राजस्थान टूरिज्म में प्रोग्राम कर रहे थे। हाँ, लावणी करने जा रहे हैं बहुत सारी जगह, मैंने सुना है किसानों को भाई। हाँ, अभी टाइम है लावणी। इसीलिए हमने जब फोक करते थे तो लावणी, जब कथक कला केंद्र हमने करा तो इसको कथक कला केंद्र किया। और राजस्थान सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की मैं सेक्रेटरी भी रही, तो राजस्थान के काफ़ी कलाकारों को मैंने आगे फिल्म लाइन में भी काफ़ी मदद की उनको भेजने में। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का काम होता है कि मैं भी आपको भी निमंत्रण दूंगी कि आप ज़रूर आएँ और हमारे कला निकेतन को देखें। इसमें कथक जो हमारा है, इसे गायन, वादन, नृत्य, ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास हैं और तीनों शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। तो हम चाहे गायन करें तो उसमें भी शास्त्रीय उप शास्त्रीय, मतलब क्लासिकल भी हैं और हमारे सेमी क्लासिकल भी हैं, और प्योर हमारी जो विधाएँ हैं, जैसे ध्रुपद है, अब ध्रुपद में जैसे हमारी मधु भट्ट तेलंग करती हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकता क्योंकि हम उसकी शैली अलग है। तो ये शैलियाँ होती हैं इसमें। तो हमारे यहाँ जो कथक शैली है, इसके अलावा हमने गायन और वादन रखा है, क्योंकि कथक में गायन वादन एक योगा का भी बहुत महत्व होता है कि आज तो लोग नहीं कराते हैं, लेकिन जब हम कथक की क्लासेस करते थे उससे पहले योगा अभ्यास कराते थे। मैं योगा थेरेपिस्ट भी रही हूँ। तो एक दूरदर्शन में एक इंटरव्यू में मेरा हुआ था, एक इंटरव्यू की योग गुरु से लेके और नृत्य गुरु तक का सफ़र। तो ये भी मैंने आपको अभी एक बात बताई। तो आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? आप नृत्यांगना भी हैं, आप आर्टिस्ट भी, आप बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं, आप सोशल भी बहुत एक्टिव हैं, आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, आप जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि जिससे वो आपको सुनकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसे उतारें? जी बिल्कुल। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो ध्येय ये है कि कभी भी आपके मन में जो भी है उसे बाहर निकालें और सीखें, पूरे अच्छे तरीके से सीखें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बस सीधे ही जाना चाहते हैं,
एकदम 10-12 सीढ़ी को एकदम करके ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं। हाँ, शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ना करें। दूसरी बात, अपनी जो परंपरा है संस्कृति की उसको ना बिगाड़ें। और हमारा राजस्थान बहुत रिच है, खाने में, रहने में, पहनने में, लोक कलाओं में, कथक में, जिससे हमारे 4 घराने हैं। जयपुर घराना जो बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं या हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, उन सभी को मैं ये कहूँगी कि हमारा राजस्थान, रंगीलो राजस्थान जैसा हमारा कोई राजस्थान में इतना पीसफुल, इतना शांतिपूर्वक, तो इसको वैसा ही बनाए रखें, इसको ख़राब ना करें। और कुछ भी सीखना चाहें, नृत्य या कला या उसके अलावा भी पाक कला या अपने फैशन डिज़ाइनिंग का जैसे चलता है, जितनी भी क्षेत्र में महिलाएं कर रही हैं उसको बाहर निकालें और शॉर्टकट ना करें। बहुत साधना है, साधना से सीखें ताकि आपका नाम हो, उस ऊंचाई पर पहुँचें, अपने लक्ष्य को साध के चलें कि हमें लक्ष्य पे जाना है। अगर आप लक्ष्य पे पहुँचेंगे तो आपका नाम होगा, आपको दिल में सुकून होगा, आप एक अच्छी गृहिणी भी साबित होंगी और एक अच्छी कलाकार भी साबित होंगे। तो ये स्नेहा जी, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी सब बातचीत की। बस अब आपका थोड़ा सा टाइम ये और लेना चाहेंगे कि आप जब भी अकेले में और या जब भी फुर्सत में होती हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं एक पीसफुल माइंड में हूँ, तो आपको क्या लगता है, कौन सा गाना ऐसा है जो आपकी लाइफ में आप गुनगुनाते हैं? तो स्नेहा जी, ये आपने मेरे मन की बात छीन ली है। क्योंकि कभी कभी कुछ संगीत ऐसा होता है, गीत ऐसे होते हैं कि वो मन को लुभा जाते हैं और कुछ कुछ गुनगुना भी जाते हैं। हम लोग इतने सिंगर तो हैं नहीं, हम लोगों की कंपोजिशंस करते हैं, नृत्यकार हैं, इसलिए तो एक गाना है, मुझे गीत है वो मुझे बहुत ही पसंद है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत अच्छा गाना मैम, और बहुत ही अच्छा गुनगुनाया। ये आप दर्शकों को सुनाएं। जी जी, बहुत अच्छा गीत है। बिल्कुल। और बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतने अच्छे मैसेज दिए उसके लिए। और आप हमेशा मतलब इसी तरह ऊंचाइयों पर बढ़ते रहें और हमारे जयपुर का, हमारे राजस्थान का नाम आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच स्नेहा जी एंड ऑल टीम, थैंक यू सो मच।